500 रुपये यार पेटीएम कर दे। कोई बात नहीं यार, पेटीएम कर लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है। हेलो, हाँ दोस्त, यार तेरा पेटीएम आया नहीं अभी तक, पेटीएम कर दे मुझे। सो हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम लेने वाले हैं केस स्टडी अबाउट द कंपनी पेटीएम। आपने हाल फिलहाल में किस तरह से सुना होगा कि जोमैटो के आईपीओ ने इतनी हलचल मचाई। आज के डेट में जोमैटो के आईपीओ की वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 64,000 करोड़ है। अब आने वाले टाइम में पेटीएम के आईपीओज भी इशू होने वाले हैं। तो आखिरकार इन स्टार्टअप कंपनीज के आईपीओ की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कैसे होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी अबाउट द कंपनी पेटीएम। और साथ ही साथ आपके लिए एक बोनस और रहेगा इस वीडियो में, जिससे कि आप एज ए इन्वेस्टर कभी भी किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। वो फैक्टर्स क्या है और किस तरह से उनको इवैल्यूएट किया जा सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जोमैटो के आईपीओ की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। किस तरह से इन आईपीओ की वैल्यूएशंस जो स्टार्टअप्स की हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, जो कि इन आईपीओ के इशू होने के बाद इंडिया के टॉप 1% यानी कि इंडिया के टॉप वेल्दीएस्ट पर्सन्स में से एक बन गए, जस्ट आफ्टर इशूइंग दीज आईपीओज फॉर द कंपनी जोमैटो। जोमैटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस आईपीओ लॉन्च के बाद अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है 1330 करोड़। जोमैटो के इन आईपीओ लॉन्च होने के बाद पेटीएम और जोमैटो के बीच में एक छोटा सा जोक भी हुआ था कि पेटीएम ने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं जोमैटो को एक केक भेजने की, एक सरप्राइज केक के लिए, लेकिन वो सरप्राइज नहीं रहेगा क्योंकि हम वो जोमैटो के थ्रू ही ऑर्डर करेंगे, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए हम ऑर्डर नहीं करते। जिसको जवाब देते हुए जोमैटो ने बोला कि हम भी कुछ आपके लिए गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन उसकी पेमेंट हम सोच रहे थे कि पेटीएम के थ्रू करें, इसीलिए वो भी एक सरप्राइज नहीं रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से हंसी मजाक थोड़ा सा रहा। और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये दो आईपीओस काफ़ी बड़े होने वाले हैं। ये दो आईपीओस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऑलरेडी रिनाउंड सक्सेसफुल ब्रांड्स बन चुके हैं स्टार्टअप्स के। और अगर स्टार्टअप की स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें तो इन आईपीओस की मदद से इन स्टार्टअप्स को स्केलेबिलिटी में काफ़ी ऊपर जा सकता है। और इसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पेटीएम और जोमैटो का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। चलिए पेटीएम के हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। पेटीएम को स्टार्ट किया था 2010 में विजय शेखर ने। उस वक्त उस कंपनी का नाम था 197 कम्युनिकेशंस, उसी की सब्सिडियरी है पेटीएम। हम आज की डेट में विजय शेखर शर्मा के बारे में बात करें तो 2017 में फोर्ब्स ने उन्हें यंगेस्ट बिलियनियर का अवार्ड दिया था, और आज की डेट में वो इंडिया के 56th रिचेस्ट मैन भी हैं। विजय शेखर शर्मा की आज की डेट में अगर नेटवर्थ की बात करें तो वो 230 करोड़ है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी वैल्यू। पेटीएम इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो इट वॉज यूज्ड एज पेटीएम, यानी कि पे थ्रू मोबाइल। जी हाँ, पेमेंट्स को इजी तरीके से करने के लिए, कंज्यूमर की इस तकलीफ को ठीक करने के लिए पेटीएम का इजाज़ हुआ। सो पेटीएम के थ्रू लोग अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर पाते थे इजीली, आसानी से। अगर आप याद करें कि पुराने टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स किस तरह से लाइन में खड़े होके आपको वो पेमेंट करनी पड़ती थी, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था पेटीएम ने, जिससे कि आप मोबाइल के थ्रू ही सारे बिल्स की पेमेंट भी कर सकते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये मोबाइल के प्रीपेड प्लान्स और प्रीपेड रिचार्जेस के लिए यूज़ हुआ। फिर धीरे धीरे इसमें डीटीएच सर्विसेज की पेमेंट भी ऐड हुई। फिर धीरे धीरे अगर आप फ्लाइट टिकट्स बुक करना चाहते हैं वो भी आप पेटीएम के थ्रू करें। लेकिन हम आज की डेट में देखते हैं तो एक इंसान को दूसरे इंसान को अगर पेमेंट देनी है तो उसके लिए भी पेटीएम ही यूज़ होता है। हम आज की डेट के बारे में बात करें तो पेटीएम के थ्रू आप मोबाइल के प्रीपेड प्लान, पोस्टपेड प्लान, डीटीएच सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मूवी टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, कॉन्सर्ट टिकट्स, पता नहीं ना जाने क्या क्या आप पेमेंट कर सकते हैं जस्ट बाय पेटीएम।
अब जानते हैं कि पेटीएम का आइडिया आखिरकार विजय शेखर के माइंड में आया कैसे। विजय शेखर चाइना में एक बार ग्रोसरी स्टोर पे गए, जो कि चाइना का बहुत ही बड़ा ग्रोसरी स्टोर था। तो जब उन्होंने सामान लिया वहाँ से और उसके बाद वो लाइन में खड़े हुए पेमेंट देने के लिए, तो उस वक्त वो लाइन काफ़ी बड़ी थी। इतनी बड़ी लाइन को देख के विजय शेखर ने सोचा कि अब हमें काफ़ी टाइम लगेगा इस पेमेंट को देने के लिए, तो इसलिए वो लाइन में खड़े रहे, वेट करते रहे। उनको एक थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जब लाइन 10 या 15 मिनट में ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने देखा कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी लाइन कैसे ख़त्म होगी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जो ग्रोसरी स्टोर में जो इंसान सामान दे रहा था वो लोगों के मोबाइल फ़ोन पे बारकोड को स्कैन कर रहा था, जिससे कि ऑटोमेटिकली रिसिप्ट जो थी वो मोबाइल फ़ोन्स पे जारी थी, यानी कंज्यूमर्स के मोबाइल फ़ोन पे जारी थी, और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली पेमेंट भी हो रही थी। विजय शेखर ने ये चीज़ देखी तो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लगा है, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस आइडिया को इंडिया में इम्प्लीमेंट करूं तो क्या होगा। लेकिन उसी वक्त उनको लगा कि इंडिया में किराना स्टोर्स और लो एंड स्टोर्स जो भी हैं वो इतना खर्चा नहीं कर सकते कि वो परचेज करें बारकोड स्कैनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी को सोचते सोचते उन्होंने ये आइडिया निकाला कि मोबाइल फ़ोन्स आज के डेट में सब लोगों के पास है, तो मोबाइल फ़ोन के कैमरास को ही उन्होंने बारकोड स्कैनर बना लिया। और कहीं ना कहीं बारकोड्स, जो कि चाइना के केस में उल्टा हो रहा था, यहाँ पे उन्होंने मर्चेंट को बारकोड्स दे दिए और यहाँ पे कंज्यूमर्स अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू उसे स्कैन कर पा रहे थे। इस इंटरचेंज ऑफ आइडिया जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था चाइना में, इसी को यूज़ किया उन्होंने इंडिया में और पेटीएम के थ्रू पेमेंट्स को आसान बनाया। पेटीएम स्टार्ट हुआ था तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि हम जब कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं तो हम क्यों करें मोबाइल फ़ोन के थ्रू पेमेंट्स। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और कस्टमर्स को पेटीएम पे और लाने के लिए उन्होंने कैशबैक, वाउचर्स जैसी चीज़ों को लाया, जिससे कि इनिशियली कस्टमर फुटफॉल उनकी ऐप में या पेटीएम में बढ़ने लगा। जब काफ़ी सारे कस्टमर्स पेटीएम में आ गए, फिर उन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन में देखा जाए। अगर आज की डेट के बारे में बात करें तो कस्टमर बेस ऑफ पेटीएम है अप्रॉक्सीमेटली 333 मिलियन से भी ज़्यादा, जिसमें कि मर्चेंट बेस है 21 मिलियन से भी ज़्यादा। अब इतने सारे लोग पेटीएम यूज़ करेंगे तो पेटीएम के पास इतना सारा डाटा भी आता है। चलिए अब जान लेते हैं पेटीएम के रेवेन्यू मॉडल के बारे में कुछ। पेटीएम आखिरकार पैसा कैसे कमाता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। पेटीएम को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसके पास 5 मेथड्स हैं। आज की डेट में देखा जाए तो पेटीएम खैर सिर्फ डिजिटल वॉलेट और डिजिटल मनी ट्रांसफ़र, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए ही नहीं यूज़ होता। पेटीएम के और भी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि पेटीएम गेम्स, पेटीएम इंश्योरेंस जैसे, जो कि आते हैं 197 कम्युनिकेशंस के अंडर ही। अब जानते हैं फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू पेटीएम रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे पहले पेटीएम जनरेट करता है अपने डेटा से इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इतने सारे लोग पेटीएम के थ्रू पेमेंट्स करेंगे तो कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर के बारे में भी काफ़ी अच्छी इंसाइट मिलती है। अब इसी डेटा को पेटीएम यूज़ करता है कहीं ना कहीं एनालिसिस करने के लिए और उसी एनालिसिस को बाकी कंपनीज को देने के लिए। अब इमेजिन करिए आप किसी भी होटल में जाते हैं, चेक इन करते हैं, या कहीं पे भी आप खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट पे, या आप ऑनलाइन क्लोथिंग की शॉपिंग करते हैं, उसकी पेमेंट पेटीएम से करते हैं, तो इस सारी ट्रांजैक्शंस की कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पेटीएम के पास जाती है। तो कई कंपनीज कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर को समझने के लिए पेटीएम से वो डेटा लेती है। अब इसी से जनरेट हो जाता है पेटीएम का फर्स्ट रेवेन्यू मॉडल। तो सेकेंड रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है पेटीएम का, वो ये है कि जब हम पेटीएम वॉलेट में अपने पैसे रखते हैं तो वो इनडायरेक्टली जाता है एस्क्रो अकाउंट में, और एस्क्रो अकाउंट में अगर पैसा इकट्ठा होता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इस इंटरेस्ट से भी पेटीएम पैसे कमाता है। 2019 के डेटा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पेटीएम ने अप्रॉक्सीमेट 3600 करोड़ कमाया है। जी हाँ, ये सिर्फ इंटरेस्ट कमाया है, वो सारे पैसे को जो कि वॉलेट से इकट्ठे होते हैं और उस पर पेटीएम को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड मेथड जिससे कि पेटीएम रेवेन्यू जनरेट करता है, वो है पेमेंट गेटवे के थ्रू। किसी भी मर्चेंट को अपना पेमेंट गेटवे
अगर पेटीएम के थ्रू करवाना है, यानी कि अगर वो पेमेंट्स लेना चाहता है पेटीएम के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हो, चाहे वो ऑफलाइन भी हो, तो पेटीएम उसके लिए चार्ज करता है ट्रांजैक्शन का 1 to 2%। अब कितनी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया में होती हैं, तो उसका 1 to 2% पेटीएम अपने पास रखता है। फोर्थ वे जिसके वजह से पेटीएम रेवेन्यू जनरेट करता है वो है पेटीएम मॉल। अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, जिस तरह से आप बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से कुछ मंगाते हैं, तो उसका भी ट्रांजैक्शन का कुछ परसेंटेज पेटीएम अपने पास रखता है। पांचवा मेथड जिसके वजह से पेटीएम रेवेन्यू जनरेट कर पाता है वो ये है, जब आप वॉलेट से अपने बैंक में उस मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त भी पेटीएम आपसे 2% तक चार्ज करता है। इससे भी कई ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके वजह से पेटीएम रेवेन्यू यहाँ से भी जनरेट कर पाता है। चलिए अब जान लेते हैं पेटीएम आईपीओ के बारे में भी। इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊँगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं आपको बता तो रहा हूँ ये पेटीएम आईपीओ के लिए, लेकिन आप इन चीज़ों को किसी भी आईपीओ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टर मैं तो कहूँगा कि आप इन चीज़ों को ज़रूर एनालाइज करिएगा जब भी आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें। चलिए और वक्त ना ज़ाया करते हुए अब हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये समझने के लिए कि पेटीएम आईपीओ को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी के आईपीओ को, फॉर एग्जांपल जोमेटो का भी अभी लॉन्च हुआ है, उसके आईपीओ को भी हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ये जानने से पहले हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कोई भी कंपनी जब भी आईपीओ लॉन्च करती है तो उसे सेबी के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। और ये प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी के बारे में, यानी कि उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके करंट शेयर होल्डर्स कौन है, प्रोडक्ट सर्विस उस कंपनी की क्या है, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है, जो कि कंपनी सबमिट करती है सेबी को। चलिए एक चीज और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के बारे में जानने के लिए, और पेटीएम के बारे में भी इवन, तो वो ये रहेगा कि उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विजय शेखर शर्मा के पास अप्रोक्सीमेटली 14 से 15% तक उसकी शेयर होल्डिंग है। एएनटी ग्रुप यानी कि अलीबाबा ग्रुप के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, जिसकी उम्मीद है कि शायद आईपीओ जब आएगा तो सबकी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में कमी जरूर आएगी। सॉफ्ट बैंक जो कि जापानीज कंपनी है, इसका भी प्राइमरी पर्पस यही रहता है कि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करे। इस तरह से देख सकते हैं कि हैथवे जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पेटीएम में, और रतन टाटा ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.5% तक है, वो शायद इसमें अदर्स में है। तो आप किसी भी कंपनी में जब भी आप उसके शेयर्स खरीदें या उसकी इक्विटी खरीदें आप, तो आप इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको एक उस पर्टिकुलर शेयर खरीदने के रिस्क का इवैल्यूएशन जरूर होता है। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसके बारे में मैं आपको यहां पे बता रहा था, वो हम ऑनलाइन देख सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो उसके लिए आप सेबी की वेबसाइट पे जाइए और उसके अंडर फाइलिंग्स टैब में आप पब्लिक इश्यूज में जाइएगा। पब्लिक इश्यूज में जो सेबी होती है, कभी भी किसी भी कंपनी के आईपीओ लॉन्च होते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एक डॉक्यूमेंटेड वो सेबी के पास जाता है। और सेबी किसी भी कंपनी को पब्लिक जाने से पहले पब्लिक को पूरी इंफॉर्मेशन देती है उस कंपनी के बारे में। तो इसमें आप सेलेक्ट करिए, अभी पेटीएम का लेते हैं तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, इसका एक पूरा आईपीओ पेटीएम का अभी तक नहीं आया है, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट किया है सेबी को। अब ये पेज खुल चुका है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये देखिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये पीडीएफ पूरी तरह से अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये पीडीएफ कुछ दिखेगी। मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूं।
ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज रहेगा। तो जब आप इस के टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे तो यहां पे आपको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये देखिए आपको कंपनी के बारे में सब कुछ मिलेगा कि कंपनी का ऑफर क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या रीजन है जिसके वजह से वो पब्लिक जा रही है, इंडस्ट्री का ओवरव्यू, इनके कंपिटिटर्स का ओवरव्यू क्या है इस पूरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें वो कंपनी है, फिर उसकी मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स क्या हैं, डिविडेंड पॉलिसी क्या है उस कंपनी की, कंपनी में क्या लीगल केसेस रहे हैं इन द पास्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें जानना है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, तो हम इस पे जस्ट सिंपली क्लिक कर देंगे। देखिए ये आपके सामने डिविडेंड पॉलिसी खुल गई है और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वी कैनॉट एश्योर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन इक्विटी इन द फ्यूचर, यानी कि कंपनी का अभी फिलहाल कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है डिविडेंड्स को लेके और कंपनी इस तरह से एश्योर नहीं करे कि हम फ्यूचर में भी डिविडेंड्स देंगे। तो इस तरह से आप कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले दिमाग में एक इन्वेस्टर को जरूर देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं। मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे समझाने लगूंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किन किन पॉइंटर्स को हम यूज कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में एक ब्रॉड आइडिया लगेगा कि हमें एज ए इन्वेस्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ हम किस तरह से कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगेगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो अगर आपके माइंड में कुछ भी अच्छा आइडिया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, खासकर वो जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे लियो लाइफस्टाइल।